इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा दोनों का विकास दो चरणों में समांतर रूप से हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत से शकुंतला नाटक का अनुवाद किया, तब वह मुगल शासक का अवसान काल था। अवसान का मतलब समाप्ति काल था। इस समय प्रचलित राजकीय भाषा फारसी का भारतीय रूप रेखता या उर्दू थी। उर्दू भाषा को रेखता भाषा भी कहा जाता है। चाहे उर्दू कहें चाहे रेखता कहें, दोनों एक ही नाम है। उर्दू को रेखता कहा जाता है। उस समय तक खड़ी बोली को व्यापक लोक भाषा अथवा साहित्य भाषा का रूप प्राप्त नहीं हो सका था। ऐसी स्थिति में जब राजा साहब ने ब्रज भाषा को ही अपनी अनुवाद का माध्यम बनाया, उनका अनुवाद ब्रज भाषा काव्य का बहुत ही सुंदर रूप प्रस्तुत करता है। परंतु आज कवि अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद के लिए ब्रज भाषा को न चुनकर खड़ी बोली का ही चयन करेगा, क्योंकि आज खड़ी बोली ही साहित्य की भाषा है। यह बात केवल हिंदी पर ही लागू नहीं होती, अन्य भाषाओं का भी रूप भी समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए क्लासिक साहित्य के अनुवाद में यह समस्या रहती है कि प्रत्येक युग में उसका अनुवाद उस समय प्रचलित साहित्य और मानक भाषा में करना पड़ता है। होमर के प्राचीन ग्रीक भाषा में लिखे गए साहित्य को समझने में आज के ग्रीक भाषी पाठकों को कठिनाई आ सकती है। इसलिए उनका आधुनिक ग्रीक में अनुवाद करना आवश्यक हुआ। इंग्लैंड में शेक्सपियर और चौसर के काल में बोली और लिखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा जिस रूप में विकसित हुई थी, उसका भी अपना अलग इतिहास है। जर्मनी, फ्रांस, रूस, ग्रीक आदि अनेक देशों की संस्कृतियों और भाषाओं वह जिस रूप में आज लिखी और बोली जाती हैं, वह शेक्सपियर और चौरस के काल की अंग्रेजी से अलग है। इस बीच अंग्रेजी भाषा और उसको बोलने और लिखने वालों का संपर्क विश्व के अनेक संस्कृतियों और भाषाओं से हुआ और उस कारण अंग्रेजी के स्वरूप में तदनुसार परिवर्तन आया। इतना ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद से अंग्रेजी का प्रसार अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में हुआ। इनमें से अधिकांश देशों में अंग्रेजी का आज भी राजभाषा का स्थान प्राप्त है। इन देशों के लोगों ने अंग्रेजी को सीखकर उसे अपने तरीके से लिखना और बोलना आरंभ किया। इस प्रकार उन देशों में अंग्रेजी अलग अलग रूप में विकसित हुई और प्रत्येक देश का अपना ही अंग्रेजी साहित्य विकसित हुआ। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अनेक रूप विकसित हुए। आज भारत में बोली और लिखी जाने वाली अंग्रेजी आज भारत में बोली और लिखी जाने वाली अंग्रेजी उस अंग्रेजी से भिन्न है जो इंग्लैंड या अमेरिका में बोली या लिखी जाती है। इसमें न केवल भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द सम्मिलित हुए हैं, बल्कि भारतीय संवेदना, भारतीय जीवन स्थितियों की अभिव्यक्ति करने वाली भाषिक छवियों का भी समावेश हुआ है। भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले भारतीय अनुवादकों के समक्ष यह समस्या आती है कि जिस प्रकार की अंग्रेजी भाषा में वे अनुवाद करते हैं,
वह इंग्लैंड और अमेरिका के निवासियों को अंग्रेजी भाषा सी लगती है, विदेशी भाषा सी लगती है, क्योंकि आज की भाषा का मुहावरा बिल्कुल भिन्न है। भारत में आज भी विशेष रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में काफ़ी हद तक इस तरह की अंग्रेजी भाषा लिखी और बोली जाती है जो विक्टोरिया के ज़माने में प्रचलित थी। इस बीच इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी का स्वरूप बहुत बदल के बीच का स्वरूप जो है वह बहुत बदल चुका है। इसके अलावा भारतीयों द्वारा लिखी जाने वाली अंग्रेजी का मुहावरा उनकी अपनी संस्कृति से भी प्रभावित होता है। भारतीय अंग्रेजी लेखकों ने अंग्रेजी भाषा में भारतीय जीवन और संस्कृति से जुड़े अनेक वाद प्रयोग किए हैं, क्योंकि इनके लेखन की सेटिंग भारत में है। अनुवाद करते समय भी उनकी भाषा में भारतीय संस्कृति से जुड़ाव विद्यमान है। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी कविता के अनुवाद के लिए एक कार्यशाला 1990 में दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें अनेक कवियों और अनुवादकों के अलावा विश्वविद्यालय के विद्वान और अनुवादक डेनियल विस्वोर्ट ने भी भाग लिया था। इस कार्यशाला के दौरान यह तथ्य सामने आया कि भारतीय विद्वानों ने हिंदी कविताओं के अनुवाद जिस अंग्रेजी भाषा में किए उसे डेनियल विस्वोर्ट नहीं समझ पाए। इसका कारण भारतीय समाज और संस्कृति से उनकी दूरी थी। वे कविताएं भारतीय संवेदना की कविताएं थीं, जिनकी अंग्रेजी में प्रस्तुति करते हुए भी अनुवादक ने उस संवेदना को बनाए रखा था जिसे वह विस्वोर्ट की कठिनाई स्वाभाविक थी।